नमस्कार दोस्तों। दुनियावी चमक दमक से दूर आइए चलते हैं उन पुरानी गलियारों की तरफ जहां गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी थे शायद, उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से जिसका नाम है किस्से गलियारों की। आज की कहानी है कथा यात्रा, लेखक धर्मवीर भारती। देखिए भाईजान, अपने पाठकों से कोई बात छिपाता नहीं, इसलिए यह पहले बता दूं कि कहानियां लिखना तो मुझे थोड़ा बहुत आता है, लेकिन आपकी कहानियों का जीवन दर्शन क्या है, उनमें किसके प्रति प्रतिबद्धता है, आपके लेखक का वर्ग चरित्र क्या है, आदि आदि भारी भरकम सवालों का जवाब देना मुझे बिल्कुल नहीं आता। सच पूछिए तो अपने साहित्यकार या अपने साहित्य के बारे में कुछ भी बात करते समय मेरा गला सूखने लगता है, जुबान तालू से चिपक जाती है। अपने बारे में मैं शब्दों का अत्यंत विपन्न हूँ, निर्धन हूँ। और शब्द ही क्या, मेरी तो हर प्रकार की विपन्नता जगजाहिर है। कुछ वर्ष पहले पुण्य नगरी प्रयाग में परिमल के मित्रों ने प्रकाशीय समस्या आदि को लेकर एक विराट लेखक मेला आयोजित किया था। जाने कैसे अनुपस्थित रहते हुए भी वहां अनेक वक्ताओं पर कमलेश्वर और भारती का भूत सवार हो गया। एक मेरे पुराने मित्र ने भैरव गर्जना की, ये भारती आज बंबई में बैठा है, कल तक ये छोकरा यहीं टूटी साइकिल लिए फटी चप्पलें चटकाते हुए इन्हीं गलियों में घूमता था। इस व्यक्तिगत उल्लेख की साहित्य के लिए क्या प्रासंगिकता थी, ये अनेक श्रोताओं के समझ में नहीं आया, पर मैंने सुना तो बहुत कृतज्ञ हुआ। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि वो टूटी साइकिल और फटी चप्पल भले पीछे छूट गई हों, पर वे गलियां आज भी सजीव हैं। उन गलियों की धूल आज भी मन में बसी हुई है, और मेरी कहानियां, वे तो उसी धूल में खींची गई लकीरें हैं, उसी धूल में उकेरी गई शक्लें। मैं और मेरा कथा साहित्य जो भी है उसी धूल का प्रताप है। दिल्ली सम्राट के कोषाध्यक्ष धनानंद जब वैराग्य लेकर वृंदावन जा बसे थे, तब नादिर शाह के सैनिक नंगी तलवार लिए उन्हें खोजते हुए जमुना के घाट पर पहुंचे। जर 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 उन्होंने मांग की कि जर कहाँ है, खजाना कहाँ है। तो धनानंद ने 3 मुट्ठी जमुना तट की धूल उठाई और उनकी ओर फेंकते हुए कहा, रज रज रज। सो महाराज, प्रश्नों की कितनी भी लपलपाती चमचमाती तलवारें लेकर कोई आए, मेरे पास तो एक ही जवाब है, मेरी गली की धूल, मेरे अपने मोहल्ले की धूल। सामाजिक यथार्थ, प्रगति चेतना, वर्ग संघर्ष, मरणोन्मुख सामंतवाद, थैलीशाही, नई कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, बाप रे बाप, इन शब्दों से जूझना किसी योद्धा के ही बूते की बात है। छोड़िए, कुछ और बातें करें। आपने चैत बैसाख में नीम को फूलते देखा है? हमारे उस कीचड़ भरी गलियों वाले मोहल्ले में आम नहीं था, कड़वा नीम था, मगर चैत में जब फूल खिलता था और करवाहट बसी एक ताजी सुगंध उन फूलों की मोहल्ले की हवा में बस जाती थी, तब जो एक नशा छा जाता है मोहल्ले के डिप्टी लाला पर, गोरी मदियाइन पर, खूंटी चोर और उसकी पतली छरहरी औरत छटंकी पर, और सुबह सुबह किशन उस्ताद के घर में बजने वाली सारंगी के सुरों पर, और मटकी मिरवा गुलकी और मुन्ना पर। उस नशे की व्याख्या ना तो मैं मार्क्स या स्टालिन की भाषा में कर सकता हूँ, और ना सात्र या सोल्जेनित्सिन की भाषा में। मैं तो इतना जानता हूँ कि उसी गली में एक लड़का रहता था, भले घर का था लेकिन बहुत गरीब, जो बहुत सुबह उठकर इम्तिहान की तैयारी करता था। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूर और जायसी,
केशवदास और वेदांत से जूझता था, लेकिन रह रहकर उसका ध्यान अपनी किताबों से उचट जाता था और मुंह अंधेरे बड़े भोर महकाने वाले नीम के फूलों की महक उसे वहां ले जाती थी, किसी और दुनिया में, जहां डिप्टी लाला थे, गोरी मुदियाइन थी, खूंटी चोर था, छटंकी कहारिन थी, मटकी मिरवा थे, गुलकी थी, अपर्णा दीदी थी, और खिड़की के पीछे लेटी हुई पार्क की ओर सूनी निगाह से देखती हुई बीमार सावित्री थी। किशन उस्ताद के घर में बजती सारंगी थी और सारंगी सुनते अपने छप्पर के नीचे लेटे बिरजा और मुंशी जी थे। उस लड़के को, जिसके घर का नाम बच्चन और स्कूली नाम धर्मवीर था, कभी सपने में भी अंदाजा न था कि वो कभी लेखक होगा, कहानियां लिखेगा। उसे तो सिर्फ इतना मालूम था कि अब ये फूल झरेंगे, हरी निवोलियां नीम में लगेंगी, फिर आषाढ़ आएगा, निवोलियां पकेंगी, और तब मटकी मिरवा और गुलकी के साथ वो नीम वाले चबूतरे पर बैठकर खेल खेल में निवोलियों की दुकान लगाएगा और सरकंडे की तराजू बनाकर झूठ मूठ में निवोलियां बेचेगा। मटकी मिरवा और मुन्ना खरीदेंगे और बदले में पैसे की जगह गोल गोल मिट्टी के ढेले देंगे। और कोई आज 35 साल बाद भी धर्मवीर के मन से पूछे, निबोलियां बेचकर कमाए गए उन मिट्टी के ढेलों की जो दौलत थी, क्या दुनिया का कोई भी लाल तानाशाह उनका अवमूल्यन कर सकता है? या कोई पीला करोड़पति उन ठेलों की कीमत चुका सकता है? पर कहानी लिखने की शुरुआत जरा एक दूसरे ढंग से हुई। वो लड़की, जिसे यह भले घर का लेकिन बहुत गरीब लड़का मन ही मन बड़ा सुकोमल, बड़ा इंद्रधनुषी प्यार करने लगा था, और उस प्यार को कभी जवान पर भी नहीं लाता था, बिल्कुल नीम के चैती फूलों की तरह, ताजी, कुंवरी, पवित्र, उजली, लेकिन काफी कड़वी। और वो लड़का धरती पर रहकर आकाश के सपने देखने लगता था। पर आकाश भी उसका कितना, बस अपने मोहल्ले जितना। खुसरो की वो पहेली है ना, एक थाल मोतियन भरा, सबके सर पर औंधा धरा। चैत बैसाख बीत चले थे, जेठ लग गया था, दिन भर लू। शाम को भी छत पर पानी छिड़को तो छत और दीवार से भभकती हुई आग निकले। जैसे तैसे छत पर खरहरी खाट डालकर लेटो और तारे देखते रहो। जिंदगी का पहला प्यार कोई आसान बात तो नहीं होती। ऐसे ही एक गर्मी की रात, नींद नहीं आई तो नहीं आई, और कागज पेंसिल हाथ में आई तो सुबह ही एक कहानी लिखने बैठ गया, तारा और किरण। प्रसाद की भाषा का जादू उस समय सिर पर सवार था, और ऑस्कर वाइल्ड थे उस समय उसके प्रिय लेखक। सो उस कहानी की भाषा का श्रृंगार सजावट वाली थी, और कल्पना कैसी झिलमिल सतरंगी थी। हे प्यारे भाइयों, आप सब अनुभवी हैं। दोष उस कच्ची उम्र और उस पहले सुकुमार पवित्र प्यार का, और जयशंकर प्रसाद का और ऑस्कर वाइल्ड का था। उस बेचारे लड़के का क्या कसूर? उसी तरह की और कहानियां वो लिखता गया। स्वर्ग और पृथ्वी, पूजा, संजनी, स्वप्नश्री और श्री रेखा वगैरह वगैरह। जैसे तैसे हिम्मत करके उसने परिमल की एक गोष्ठी में पूजा कहानी पढ़ दी। उस दिन प्रमुख अतिथि थे उसके गुरु, विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा। जब उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आज की कहानी को सुनकर उन्हें विश्वास हो चला है, हिंदी कहानी अब उस पथ पर है जहां वह विश्व कथा साहित्य के स्तर को छू लेगी, तो उसके मन को कैसा कैसा लगने लगा, बेहद खुशी भी और बेहद डर भी। बहरहाल पागल की तरह साइकिल भगाता हुआ घर आया। साइकिल फेंक कर मन हुआ
जाकर उसे बताए जिसकी चंपई छवि को सोच सोच कर ये कहानी लिखी है। लेकिन छी, मोहल्ले का जीवन बड़ी मर्यादा का जीवन है, ऐसी बातें कहीं जवान पर लाई जाती हैं। लेकिन दूसरे दिन जब लीडर अखबार में भी परिमल की रिपोर्ट के साथ झा साहब का यह वाक्य छप गया, तब तो उसे इतनी शर्म आई कि वह यूनिवर्सिटी भी नहीं गया। साइकिल लेकर गऊ घाट से मिंटो पार्क तक निबहरा की सड़क पर जमुना किनारे भटकता रहा। बाद में ये कहानियाँ स्वर्ग और पृथ्वी नाम के संग्रह में छपीं, लेकिन उसके पहले कुछ और कहानी की कहानियाँ सुने। सन 42 में इस लड़के ने इंटरमीडिएट का इम्तिहान लिखा था। गरीबी जो इस घर पर आई थी, उसका मुख्य कारण यह था कि पिता, जिन्होंने बर्मा और मिर्ज़ापुर के जंगलों में ठेके में बहुत धन कमाया था और फिर आकर मऊनाथ भंजन आजमगढ़ में सरकारी नौकरी करने लगे थे, उन्होंने सन 31 के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की पुकार पर नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और सरकारी ठेके लेना भी छोड़ दिया था। और फिर धीरे धीरे घर पर छाती गई गरीबी, कर्ज और बीमारी। पिता ने बचपन से ही उग्र राष्ट्रीय विचारों के संस्कार उसमें भर दिए थे। टंडन जी, मालवीय जी का मोहल्ला था, नेहरू जी आते जाते रहते थे और कुछ दिनों चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ रह चुके थे। सन 39 में पिता का देहावसान हो गया, पर गुलामी के प्रति एक ज्वलंत विद्रोह पिता उसे विरासत में दे गए थे। सन 42 में उसने इंटर पास किया और वजीफ़ों और ट्यूशन के सहारे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ कि सन 42 का आंदोलन शुरू हो गया। उस लड़के के नेता थे हेमवती नंदन बहुगुणा, जो उस समय छात्र यूनियन के उपाध्यक्ष थे, और वह अपने एक साथी गणेश के साथ तार काटने की कैंचियां लेकर बहुगुणा जी के नेतृत्व में निकल पड़ा। आंदोलन विफल हुआ, यूनिवर्सिटी फिर खुली, पर अब उसके पास पैसे न थे कि सारी फीस देता। साल भर छिपकर ऑर्डिनेंस डिपो में नौकरी की ताकि अगले साल दाखिले के पैसे जमा कर सके। और फिर पड़ा बंगाल का अकाल। हंस में उसने कृष्ण चंद्र की एक कहानी पढ़ी बंगाल के अकाल के बारे में, और अब शुरू हुआ एक और दौर कहानी लेखन का। अकाल के बारे में जहाँ जहाँ जो मिलता वह पढ़ता और छोटी छोटी लेकिन तीखी कहानियाँ लिखता। लेकिन अंग्रेजी शासन DIR लगा हुआ। छपे कहीं ये, एक दो कहानी तरुण में छपी, फिर दद्दू की जी भी हिम्मत हार गए। उन्हीं दिनों परिचय हुआ दादा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से। वे बोले कि अमृत राय के पास जाओ। अमृत राय जी ने कहानियाँ पढ़ी, छापी हंस में, और इतने प्यार से कि उस लड़के के हौसले आकाश को छूने लगे। यहाँ तक कि उसने संग्रह छपवाने की भी हिम्मत कर ली। पहला संग्रह छपा उसके प्रकाशक कम मित्र ज़्यादा स्वर्गीय श्रीनिवास अग्रवाल ने किताब महल से। पूरे संग्रह की एक मुश्ती रॉयल्टी रकम एडवांस में। पूरी रकम कितनी थी आप जानते हैं? 162 रुपये। लेकिन भैया उस वक्त तो मेरे लिए ये 1,62,000 के बराबर रकम थी। जाकर अपनी मामा मामी ही मेरे सब कुछ रहे हैं कि चरणों में रखी तो पांव धरती पर नहीं पड़ते थे। मामी जी ने 2 रुपये लेकर 160 रुपये आशीर्वाद सहित लौटा दिए। उनसे मैंने किताबें खरीदी। शरतचंद्र के उपन्यास, पंत जी की पल्लविनी, ऑस्कर वाइल्ड का संकलन, नीत्शे की 10 स्पेक जरथुस्त्र, निराला की अनामिका, प्रसाद के नाटक और काव्य कला तथा अन्य निबंध, टॉलस्टॉय का वार एंड पीस, मैक्स क्लेलेन का साजिद वॉल्यूम, नारद भक्ति सूत्र और कार्डवेल का स्टडीज इन ड्राइंग कल्चर। अरे हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी की बात तो बीच में ही छूट गई। अब वो भी कहानी सुन लीजिए। वे कहानियाँ
पत्रिकाओं में छपकर रह गई थी। हमारे संरक्षण अग्रज श्री वाचस्पति पाठक के एक बनारसी मित्र थे, श्री मुरारीलाल केडिया। उन्होंने प्रकाशन शुरू किया तो पाठक जी ने अनिरुद्ध, पाठक, ओंकार, शरद और मुझे बुलाकर कहा कि अपने कहानी संकलन दे दो। संकलन छप गए, प्रतियां आईं, मित्रों में बंट गईं, पर रॉयल्टी का पता नहीं। अनिरुद्ध पाठक तो अफसर आदमी, पर मैं और शरद खाली जेब लिए साइकिल पर सिविल लाइन का चक्कर काटने वाले। कई बरस बीत गए तो तय हुआ कि चलो बनारस चलकर केडिया जी से रॉयल्टी ले आएं। टिकट कटाया, बनारस पहुंचे, धर्मशाला में डेरा डाला, रिक्शा करके गलियों में होते हुए केडिया जी की आड़त पर पहुंचे। प्रकाशन तो साहित्य सेवा थी, असली धंधा था बनारसी साड़ियों का। केडिया जी मिले, बड़े प्रेम से एक प्रसिद्ध भंडार की मिठाई खिलाई, मगही के बीड़े खिलाए, मगर किताबें तो बिकी ही नहीं। रॉयल्टी कैसी? हाँ, चाहो तो बनारसी साड़ी एक एक ले जाओ। शादी तब तक शरद की ही हुई थी। प्यारे दोस्त ने मेरे हिस्से की भी साड़ी बंधवा ली और दोनों साड़ी रानी भाभी के लिए ले गया। और मुझे पूरा यकीन है कि उसने यह कभी भाभी को नहीं बताया होगा कि उनमें से एक साड़ी मेरी ओर से है। हम 5 दोस्त थे, गोपेश, कार्तिक, त्रिलोकी, पुरवार, त्रिलोकी चोपड़ा और भारती। शाम को अतरसुईया, कल्याणी देवी, खुशहाल पर्वत, खेमा माई और लोकनाथ की गलियों से होकर जब हम 5 गुजरते थे तो ठाकों की गलियां गूंज उठती थीं। दोनों ओर चबूतरों और दुकानों पर बैठे लोग कहते, आ गए ये 5 पांडव, हंसी का गोला दग रहा है, बौड़ियाए गए हैं। क्या शामें थीं! राजा की लस्सी, विशंबर भैया का वायलन, बनारसी की केसरिया बर्फी और मोहल्ले की ऊपर से मस्त और सुकून भरी जिंदगी के ऊपर खोल के नीचे कुलबुलाता हुआ अंधेरा और दुख और निराशा और टूटन की परत दर परत ट्रेजेडी के नए नए खुलते हुए आयाम। और इन 5 पांडवों में सबसे ज़्यादा खुलकर हंसने वाली भारती। जब अकेला छूट जाता तो दुख और उदासी के 20 अजगरों की गुजलकों में फंसे लाउकुन की तरह घुटता, लगता जैसे एक एक हड्डी चटक जाएगी। गरीबी उसे तोड़ने में सफल नहीं हो पाई थी। गरीबी ने तो उसमें एक अतिरिक्त स्वाभिमान, अथक मेहनत करने की ताकत और अदम्य संकल्प शक्ति दे दी थी। लेकिन प्यार खोकर वो अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट गया था। पर उसकी इस टूटन का अर्थ क्या है, वो अकेले में अपने से पूछता था। पुरवार परिवार की बड़ी दुकान के पीछे एक मंदिर है। उस बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक शांत ठंडी जगह। कभी कभी वह और त्रिलोकी पुरवार दोपहर को अकेले वहाँ बैठ जाते, ठंडे फर्श पर चटाई डालकर, और बातें होती बृहदारण्यक उपनिषद की, गौतम बुद्ध के दुखवाद की, शंकर के मायावाद की, रामानुजन और वल्लभ के ब्रह्मसूत्र भाष्य की, और यह कि आज के जीवन के दुख की कोई सही व्याख्या दे पाते हैं क्या। और आज का संदर्भ आते ही बात आ टिकती है कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर, वर्ग संघर्ष पर, कार्डवेल और राल्फ फॉक्स पर, और गांधी के वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जान रे पर। नहीं, शंकर ने गलत कहा कि जिंदगी मिथ्या है, माया है। जिंदगी है और सच है, उसका सुख और दुख, उसका प्यार और टूटन सच है। पर उस टूटन का अर्थ क्या है? गौतम बुद्ध का निर्वाण या मार्क्स का द्वंद्वात्मक नियतिवाद? सब कुछ वैसा ही होना है जैसा वे एंटी हुडरिंग या लुडविग फायरवॉक्स में बताया गया है। और क्या मार्क्सवादी होना हमारे व्यक्तित्व के अंदरूनी भटकाव को सचमुच कोई गहरा संस्कार देता है? उस संस्कार को पाने के लिए मन क्यों वापस भगवान
या मीरा या कबीर या सूरसागर और उद्धव शतक की ओर लौटता है। कुछ बुनियादी सवाल हैं व्यक्ति जीवन के, जिन्हें मार्क्स हल नहीं कर पाते, पर कुछ स्थितियां हैं जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की ही विश्लेषण प्रणाली से सफल हो पाती हैं। भटके हुए व्यक्ति का संशय इतिहास का अंधा निश्चय है। भगवान, इन दोनों के बीच रास्ता कहाँ है? कहाँ है रास्ता? और उस पर चलकर कहाँ जाना है?